हिंदी की लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित और प्रतिभावान लेखिका गीता श्री की लिखी हुई कहानी एक रात जिंदगी। तो शुरू करें कहानी एक रात जिंदगी। वो धीरे धीरे खुल रही थी और मेरी आंखें धीरे धीरे मूंद रही थीं कि अचानक उसकी आवाज़ बिल्कुल पास से आती हुई सुनाई पड़ी। आई ऑल्सो हैव बॉयफ्रेंड। हैं? मेरी नींद झटके से गायब। यस, इसमें चौंकने की क्या बात है? आई एम नॉट सिंगल। क्या मेरा नहीं हो सकता? उसने उलाहना दिया। अब मैं क्या करती? उसने बात ही ऐसी कर दी थी कि मैं चौंक पड़ी। मेरी नींद उड़ाने का सारा कसूर मैं उसे देने वाली थी कि उसे गंभीर देखा। मैं बेड पर अधलेटी सी थी, उठ बैठी। रात के 3 बज रहे थे। सारी रात इनके किस्से सुनते रहो, अंतहीन किस्से। मुझे इनसे मिलवाते हुए डिलाइला ने कहा था कि तुम्हें तोप के गोले से मिलवाना है। आज तक ऐसी दिलचस्प औरत नहीं देखी होगी। बस एक बार मिल ले, साथ छोड़ने का मन नहीं होगा। मेरी उत्सुकता जगी। चल मिल लेते हैं। जब जब पंजिम की शामें गर्म होती हैं, डिलाइला इसी तरह के कुछ किरदार ढूंढ लाती है ताकि एसी में बैठकर कहानियाँ सुने और सो जाएं। पता नहीं डिलाइला को नमूने मिल भी जाते हैं कहाँ कहाँ से। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पूरा पंजिम रहस्यमयी औरतों से भरा पड़ा है। मुझ जैसी शुद्ध व्यवहारिक दुनिया में जीने वाली लड़कियां इस विचित्र लोक में विचरते हुए गड़बड़ा जाती हैं। फिर मैं ऊब कर डिलाइला को हाथ जोड़ती। माफ़ कर दे बहन, इससे अच्छा तू दोना पाउला ले जाकर अच्छी अच्छी फ़िश खिला दे, हकूना मटाटा रशियन रेस्टोरेंट में गाना सुनवा दे, फ्लोर पर थिरकवा दे। लेकिन एक किस्म किस्म की पुरातात्विक महत्व की ऐतिहासिक औरतों से मिलवाना छोड़ दे। हर शहर में अकेली औरतों का एक झुंड होता है जो एक व्रत बनाकर एक दूसरे के साथ जीती मरती हैं। उनके लोक में किसी के बॉयफ्रेंड की घोषणा किसी धमाके से कम नहीं है। डिलाइला इस तरह की खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ कहती थी। आज अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ मिली कि इस वृत्त की एक स्त्री के पास कोई पुरुष मित्र भी है। ये खबर फैल जाएगी कल तक, लेकिन फ़िलहाल मुझे इनकी पूरी कहानी सुनने के लिए रात खराब करनी होगी। डिलाइला को पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है कि वो मुझे विचित्र किंतु सत्य की तरह इन सबसे मिलवाती चलती है और मैं पक रही हूँ। इस दिशा में इसने सोचना बंद कर दिया था। मेरे सामने जो 55 साल की सांवली स्त्री बैठी है, इसको देखकर मुझे घोर अरुचि हुई। मैंने तय किया कि बेड पर पड़े पड़े इनकी बातें सुनते हुए सो जाना बेहतर रहेगा। मुझे क्या पता था कि नींद से बाहर एक रहस्य लोक मेरा इंतज़ार कर रहा है और जो मेरी नींद उड़ा देगा। डिलाइला भी चौंकी। रियली? इस उम्र में? मेरे मुंह से निकला और उसने तत्काल मुझे घूरते हुए झाड़ दिया। व्हाट डू यू मीन माई डियर? इस उम्र से क्या मतलब? आई मीन आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी आप उनके प्रेम किस्से सुना रही थी इसलिए। मैं हकलाने लगी। डिलाइला ने बात संभाली। अरे छोड़ो यार, ये नया क्या बवाल है, सुनाओ। मेकअप की परतों में अपनी उम्र को छिपा कर रखने वाली ये स्त्री थोड़ी देर पहले अपने आईपैड में कुछ तस्वीरें दिखा रही थी, हसीन लड़के के साथ। हसीन लड़की थी। ये मेरा बेटा, ये उसकी गर्लफ्रेंड। एक से एक फ़ोटोज़ दिखा दिखा कर गदगद थी। कैसे बेटा इस लड़की से मिला, कैसे दोनों शादी से पहले साथ रहकर एक दूसरे को समझ रहे हैं, कैसे लड़की बिंदास है, बेटा मस्त है। ये मेरी बेटी है, ये उसका बॉयफ्रेंड है, दोनों लिव इन में हैं, शादी नहीं करेंगे, कहते हैं हम ऐसे ही अच्छे। मैंने गलती से पूछ दिया, आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है और आप उसे सबको दिखाती हैं? वाह, खुलकर बताती भी हैं लिव इन के बारे में। उनका मूड अचानक बदला। आई हैव ऑल्सो। माता जी तो 2 कदम आगे निकली। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि वो अपने बारे में बताने का रास्ता तलाश रही थी, इसलिए पहले बेटा बेटी से बात शुरू की और सीधा अपने ऊपर बात ले आई। मेरे मुंह से आंटी निकलते निकलते रह गया। हमारे बीच आधी उम्र का फासला तो था ही। अच्छा हुआ, नहीं तो मैं बहुत बड़े रहस्योद्घाटन से वंचित रह जाती। वे आईपैड में अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोटो निकाल रही थी हमें दिखाने के लिए। डिलाइला को ये बात पहली बार पता चली। चौंकने की बारी उसकी भी थी। मैंने चुप्पी का ताला जड़ लिया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरा फ़ैसला अच्छा और समयानुकूल था।
ये हैं मेरे साथ खड़े हैं हैंडसम गाय, मेरे बॉयफ्रेंड। डिलाइला ने झुककर फ़ोटो देखा और ज़ोर से चौंक पड़ी। मैंने उसके रिएक्शन पर ध्यान देते हुए फ़ोटो देखा। खुले बालों वाली कमनीय स्त्री पैंट शर्ट में थी और उसके साथ में गब्दू सा गंजे सिर वाला बुजुर्ग सा आदमी, चेहरे मोहरे से संभ्रांत दिखने वाले। दोनों पास पास खड़े थे लेकिन अंतरंग नहीं दिखे। ऐसा लगा जैसे दो पड़ोसी मुल्क फोटोग्राफर को पोज देने के लिए साथ खड़े हों। वो बोली, बहुत शर्मीले हैं, पब्लिक प्लेस में थोड़ा परहेज करते हैं। उनकी अपनी फैमिली भी तो है, बच्चे, बहू, पत्नी, भरा पूरा परिवार। मुझे तो कोई समस्या नहीं, बेटा और बेटी जानते हैं, दे सपोर्ट मी। ये देखो डायमंड रिंग मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है, मैं हमेशा पहने रहती हूँ। वो बोलते हुए दमक रही थी। उम्र का फासला कब का मिट चुका था। उसकी सूखी आंखें पनिया गई थीं। वो एक युवा स्त्री में बदल चुकी थीं जो अपने प्रेम के किस्से सबको सुना सुना कर निहाल होना चाहती थीं। लड़की जब भी प्रेम में होती है तो चुप नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि किसी को सब कुछ शेयर करे, बताए कि उसका प्रेमी उसे कितना चाहता है। तब उसे किसी बदनामी का भय नहीं होता। वो मादकता बौराए वाली स्थिति में पहुंच जाती है। पिछले 5 साल से इनके साथ रिलेशनशिप में हूँ। हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। मेरे दुख सुख का भी ख्याल रखते हैं। अक्सर घर आते हैं जब भी फ्री होते हैं। मैं उनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बस उनसे मिली और फॉलिंग लव विद हिम। ही इज़ वेरी रिच मैन। बहुत सपोर्ट है मुझे, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। आई टोटली डिपेंड ऑन हिम। हम छुट्टियां बिताने बाहर भी जाते हैं, वो लगातार बता रही थी। वो डिलाइला से ज़्यादा मुझे सब कुछ बताने पर आमादा थी। हमारी सारी बातचीत उनकी प्रेम कहानी के आसपास सिमट गई थी। डिलाइला की आंखें फैली हुई थीं जैसे उसने कोई अनहोनी बात सुन ली हो। मैं उन्हें सुनना चाहती थी। बेड पर आराम से लेट गई। उन्होंने मेरी तरफ तकिया बढ़ाया। उन्हें एक अच्छा श्रोता मिल गया था। मैं अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बेहद अकेली थी सुधा। बच्चे अपनी दुनिया में और मैं एक बड़ी हवेली में अकेली। कोई दोस्त भी नहीं। अकेली रेस्तरां में जाकर गाने गाती या चुपचाप बैठकर गाने सुनती, लोगों को देखती और आनंद लेती। वे कहाँ मिले आपको? मेरे सवाल में वो मुस्कुराईं। उनकी उंगलियां आईपैड के स्क्रीन पर लगातार थिरक रही थीं, शायद कुछ तलाश रही थीं। एक रेस्तरां में जहाँ वे भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ आते थे। क्या आपके रिश्तेदार नहीं हैं यहाँ? हैं भी नहीं भी, कहने को हैं, बस वे मुझे अपना नहीं मानते। मैं रिजेक्टेड माल हूँ। ऐसा क्यों? मैं उनकी ब्याहता नहीं थी, मैं उनकी सेक्रेटरी थी। मैं तब 19 साल की थी और वो 53 के। सोचो कितना अंतर रहा होगा उम्र का हमारे बीच। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। जब मेरी माँ ने आपत्ति की तो उनका मन रखने के लिए हमने शादी कर ली। हम कन्वर्ट हो गए थे, इस्लाम कबूल कर लिया था। पहले मैं नताशा डायस थी, फिर मैं शाइस्ता ओबेरॉय बनी। मेरी माँ कहा करती थी कि इस आदमी से शादी करने की उम्र तो मेरी है, तुम क्यों कर रही हो? डिलाइला पता नहीं कब उठकर पानी लाने चली गई थी। मैं उनकी कहानी में डूब रही थी। ये कहानी कहीं पहले भी सुनी थी। ये सारी बातें सुनी हुई सी क्यों लग रही हैं? मेरी स्मृतियों में कुछ सरगोशियाँ सी जमी हैं। वो उबलने लगी। किसी की कहानी से मिलती जुलती है उनकी कहानी, शायद मेरे बहुत करीब के लोगों से। शाइस्ता बोल रही थी और मैं स्मृतियों की सघन यात्रा पर थी। जानती हो, शादी तो कर ली पर वे हमारे साथ कभी नहीं रहे। जब वे मरे तो मुझे दूर से देखने की इजाज़त भर दी गई। जायदाद में एक पाई भी नहीं मिली। दो छोटे बच्चों के सिवा कुछ छोड़कर नहीं गए। जब तक रहे मैं बहुत ऐश में रही। उसके बाद मैंने जो जिया, जो भोगा, वो अकल्पनीय था किसी के लिए। कहाँ खो गई? हाँ, नहीं कहीं नहीं, बस सोचने लगी थी आपके बारे में। कितना सब भोगा आपने, जिया, कैसे इनका सामना किया होगा। डिलाइला थोड़ी गंभीर दिख रही थी और उसकी रुचि जैसे शाइस्ता की कहानी से ख़त्म सी हो गई थी। वो कसमसा सा रही थी, मानो वो अचानक शाइस्ता की मौजूदगी से उकता गई हो। शाइस्ता इस वक्त ज़िंदगी के पन्ने खोलने में व्यस्त थी। उसे किसी के रिएक्शन की परवाह नहीं थी, न रात की फिक्र, न हमारी नींद की। उसकी आंखों में जैसे कई बीते दशक करवट ले रहे थे। वो 19 साल की युवा लड़की थी,
जिंदगी से भरी हुई, जो अपने घर वालों की गरीबी दूर करने के लिए बीच में पढ़ाई छोड़कर नौकरी की तलाश में ओबेरॉय हाउस पहुंच गई थी। माँ की चिट्ठी मिली, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, कमाने की सोचो, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। छोटी सी जान अचानक कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर निकल पड़ी रोजगार की तलाश में। उसके युवा सपनों के मोह भंग का दौर शुरू हो चुका था। वो ठीक से जवान नहीं हुई थी, उसका इंतज़ार किसी और को था। सीने में अरमान दबाए, आंखों में उम्मीद लिए जब वो ओबेरॉय मेंशन पहुंची तो पहली बार जिंदगी की सच्चाई टकराई। वहाँ रिसेप्शन पर बैठे एक खड़ूस टाइप आदमी ने रोक दिया। कहाँ जा रही हो? इंटरव्यू का टाइम ख़त्म है। सॉरी, मैं देर हो गई, बस देर से मिली, प्लीज़ एक बार मिलवा दें प्लीज़, वो गिड़गिड़ा रही थी। वो डांटने की मुद्रा में उसे टाल रहा था। पाश्चात्य परिधान वाली ये सांवली लड़की उसे अपने बॉस की सेक्रेटरी के लायक नहीं दिख रही थी। उसने सोचा होगा कि उसे तो नौकरी मिलनी नहीं, टाल ही दो तो बेहतर। नताशा कहाँ हार मानने वाली। प्लीज़ 5 मिनट के लिए, क्या पता मुझे काम मिल जाए। नताशा वहाँ से बिना इंटरव्यू दिए जाने को तैयार नहीं थी। वो लगभग धरना देने के मूड में थी। उस आदमी का बस चलता तो नताशा को धक्के मारकर बाहर कर देता। दोनों की नोक झोंक के बीच रिसेप्शन पर फ़ोन बजा और चमत्कार हो गया। एक खड़ूस आदमी की मुद्रा अचानक दयालु जैसी हो गई। जाइए मैडम जाइए, सर ने अंदर से आपको देख लिया है, जाइए बुलाया है। नताशा को लगा वो आदमी दांत पीस रहा है। जब वो लौटी तो उसका जीवन बदल चुका था। वो आदमी रिसेप्शन से गायब था। शायद उसे पता लग गया था और वो नताशा का सामना नहीं करना चाहता था। वाओ, घबरा गया होगा साला। मैं हंसी जोर से। रोमांच हो रहा था। बेहद दिलचस्प और फिल्मी सिचुएशन थी। एक पल में ज़िंदगी बदल गई एक लड़की की। फिर क्या हुआ नताशा? अब मैं शाइस्ता हूँ, वो मुस्कुराई। यस यस आई नो शाइस्ता जी। नो जीवी, कॉल मी शाइस्ता। इतना जीवी ना बुलाओ, बड़ा भारी भरकम होने का बोध होता है यार। ओके फाइन शाइस्ता। उस जिद्दी सी स्त्री ने मनवा लिया। डिलाइला ऊँघने लगी थी। उसका झबरू कुत्ता रह रह कर कूं कर रहा था। उसे अपनी उपेक्षा का एहसास हो रहा था। झबरू ने जोर से माथा झटका तो डिलाइला चैतन्य हुई। चल यार, बाकी बातें कल कर लेंगे, सुबह होने को है। कल का दिन खराब हो जाएगा। हमें कल पंजिम की खाक छाननी है। मैंने छुट्टी ले ली है, नहीं तो कल दिन भर सोते रह जाएंगे। डिलाइला को बीच में ही रोका शाइस्ता ने। नहीं, अभी बात पूरी हुई कहाँ। कल किसने देखा है डार्लिंग? हाँ, अगर चैताली सोना चाहे तो कोई बात नहीं। अरे नहीं, डोंट वरी डिलाइला, कल मैनेज कर लेंगे। इतनी दिलचस्प रात से मैं क्यों वंचित रहूं? अभी अभी तो परी कथा शुरू हुई है। डिलाइला ने लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर झबरू को सहलाया और मुझ पर रहम वाली नज़र फिराई। उसे मेरी दिलचस्पी शायद फालतू की लग रही थी, या कहाँ फंस गई टाइप कुछ कुछ। उन आँखों में भी कुछ था, बाहर आना चाहता था। शायद वो भी कुछ कहना चाहती हो। कभी कभी हमारी आँखें जिंदगी का इनबॉक्स बन जाती हैं, जिनमें से कई कई ईमेल झांकते रहते हैं, जो अनरीड अनपढ़े रहते हैं, जिन्हें पढ़ने का कई बार टाइम नहीं मिलता हमें। शाइस्ता भी वैसा ही एक ईमेल थी, पढ़े जाने को लेकर बेचैन। वो पूरी दुनिया को पढ़वाने के लिए बेचैन है। क्यों सुनाना चाहती है सब कुछ? मेरे भीतर कई सवाल उठ रहे थे। शाइस्ता ने अपने लंबे बालों को धीरे से समेटा। जानती हो चैताली, उसने मुझे बहुत चाहा, मेरी खातिर मुसलमान बना, मेरे परिवार को संभाला, मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, बस संपत्ति नहीं दी। मैंने राज किया है, राज। रानी सरीखी थी मैं। खूब पैम्पर किया जाता था मुझे। मेरी खातिर वो मुंबई का साम्राज्य छोड़कर गोवा में शिफ्ट हो गया। मैं गाने की शौकीन थी, पेंटिंग करती थी। हम साथ रहने लगे और मैंने गाना और पेंटिंग दोनों शुरू किया। दुनिया भर में मेरे सोलो शोज़ हुए। बाद में मैं आर्ट कलेक्टर बन गई। आज मेरे पास देश के तमाम नामी कलाकारों की पेंटिंग्स हैं। आई हैव गुड एंड रेयर कलेक्शंस। अपने प्यार के किस्से तो सुनाइए। किसने किसको प्रपोज किया? अरे उसने, और किसने? अच्छा, और क्या? मैं अपनी सीट पर बैठी हमेशा गुनगुनाती रहती थी। कागज़ों पर कुछ भी पेंट कर दिया करती थी। वो सब उन्होंने देख लिया था। मेरे लंबे बाल तब भी थे चैताली, खुला रखती थी। उन्हें बहुत पसंद थे। एक बार बांध कर आ गई
तो टोक दिया। मुझ में बचपना था और मैं गजब का धैर्य और सूझ। पता नहीं किसने किसको संपन्न किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब उनके जीवन में दाखिल हुई। यू नो वी लव ईच अदर मैडली। बहुत सारे रंग हैं इसमें, मेरी पेंटिंग्स जितने। मेरे जीवन का कैनवस बहुत बड़ा है। हाँ, लग रहा है इसे देखने के लिए एक रात काफ़ी नहीं। अभी तुम कब तक हो गोवा में? 2 दिन और, लेकिन हर शाम कहीं ना कहीं बुक है। चैताली, तुम दिल्ली में रहती हो, सुना है प्रभावशाली भी हो, कॉलेज में पढ़ाती हो, तुम्हारी तो जान पहचान बहुत होगी ना बड़े बड़े प्रकाशकों से। मेरी डील करा दो, मैं अपनी कहानी बेचना चाहती हूँ। मैं बात करके देखूंगी, पता नहीं प्रकाशकों को दिलचस्पी होगी या नहीं। होगी क्यों नहीं, जिस घराने ने एक ज़माने में सरकार की नीतियां तक प्रभावित की, उन्हें अपने हक में बदलवाया, जहां षड्यंत्रों की अनगिन दास्तानें हैं, जब खुलेंगी तब दुनिया चौंकेगी। मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, ये तो सिर्फ हाइलाइट्स हैं। मैं तो सबूत भी दूंगी। किस बात के? ये तुम्हें नहीं, जो लिखेगा, जो खरीदेगा उसे बताऊंगी। मैं अपनी यातना के कुछ साल यूं ही गुमशुदा नहीं रहने दूंगी चैताली। मैं जवान तो हुई ही नहीं कभी। गरीब होना कितना बड़ा पाप है। मेरे परिवार को पैसों की ज़रूरत थी, उसे एक जवान देह की, जिसे वो अपनी मगरूर बीबी के सामने पेश कर सके, उसके सामने उस देह को भोग सके। ज़्यादा ना पूछो, बस सब उगलना है मुझे। शाइस्ता के होंठ थरथरा रहे थे, वो काँप रही थी हौले हौले, हवा के हल्के झोंके से कांपते पत्तों की तरह। उसने अपने खुले बाल बांध दिए थे। आपके बच्चों को ये अच्छा लगेगा क्या, आपका इस तरह दुनिया के सामने? मैंने आर्द्र स्वर में पूछा। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। बच्चे कब के मेरी दुनिया से बाहर जा चुके। उन्होंने ओबराय होने से इनकार कर दिया है, लेकिन मैं हूँ ओबेराय, शाइस्ता ओबेराय। उसकी आंखें हिंस्र हो रही थीं, गालों पर लुढ़के आंसू को पोंछा। आई एम सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती, उम्र भर रोई हूँ। अब मैं अकेली अपने पास हूँ। अब मेरे होने का वक्त है, रोने का नहीं। रोएंगे अब वो लोग, सड़क पर ला दूंगी उन्हें। कैदी नहीं हूँ मैं अब किसी की, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद। आपने पहले मुक्ति के बारे में क्यों नहीं सोचा? उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने हौले से कहा। उनके जीते जी संभव नहीं था। वो कभी नहीं छोड़ते मुझे, और ना मैं। मुझ पर पूरे परिवार का दायित्व था, एक एक कर माँ समेत दोनों भाइयों को सेटल करने का। किया। और मेरी माँ, कैसे बताऊँ, वे उनके साथ थीं। और मैंने मौत के लिए प्रार्थनाएं शुरू की, सफल रही। पहली आज़ादी माँ की मौत ने दी, दूसरी उनकी, आखिरी आज़ादी मेरे बच्चों ने। अब मैं आज़ाद हूँ। वो सुबक रही थी, रात के आखिरी प्रहर में। शायद सुबह होने को है। मैंने रोने दिया, चुप कराने की कोशिश नहीं की। उम्र भर की तकलीफ आंसुओं में धुलती कहाँ है। फिर भी रो लेना पीड़ा से बाहर निकलने का तात्कालिक समाधान तो है ही। आप खुद क्यों नहीं लिखती अपनी आत्मकथा? उसे शांत देखकर मैंने पूछा। नहीं, मुझे लिखना नहीं आता। मैं बस अपनी कहानी बेच सकती हूँ। प्रकाशक लिखवा लें किसी और से और मुझे पैसे दे दें। कितने में बिक जाएगा? डिलाइला की नींद उड़ चुकी थी। झबरू चुपचाप सो चुका था। मैं निरुत्तर थी, पौ फट चुकी थी। हल्का उजाला बाहर फैला था। खिड़की के पर्दे से छन छन कर हल्का उजाला रूम में आ रहा था, जैसे पुरानी स्मृतियां जबरन घुसी चली आती हैं, कई यादों की परतों को उधेड़ते हुए। ओबेराय ग्रुप के स्कूल में कुछ टाइम मैं पढ़ा चुकी थी। उस ग्रुप को तबाह होते देखा था। स्कूल प्रबंधन को दूसरे बड़े ग्रुप ने खरीद लिया था। सुना था ओबेराय परिवार में जलजला आ गया है। कहीं से अचानक बड़े भाई का एक और परिवार निकल आया है, जिसने जायदाद पर दावेदारी जता दी है। शाइस्ता, लिसन, ये जो तुम्हारे नए प्रेमी हैं, यू नो हु इज़ ही? तुम ठीक से उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानती हो? डिलाइला ने बेचैनी से पूछा। नॉट मच, मुझे जानना भी नहीं है। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि ही इज़ जेन्युइनली लव मी, सपोर्ट मी। हाँ, मुझे वक्त कम देता है, बट ही इज़ वेरी वेरी केयरिंग। ओह ओके, बी केयरफुल। फिर उसी तकलीफ़ में न पड़ जाना जहाँ से मुक्ति पाई है। शाइस्ता उठी, बिना कोई जवाब दिए। हम दोनों के गले लगी और शाम को मिलने का वादा लेकर लौट गई। मुझ पर शाइस्ता की पीड़ा का गहरा असर था। मैं उनीली सी बेड पर लुढ़क गई।
एक स्त्री को एक रिश्ते से आज़ाद होने में इतना वक्त क्यों लगा? कितने सवाल और कितने जवाब कमरे के वायुमंडल में तैर रहे हैं। कितने फैक्टर काम करते हैं एक स्त्री की आज़ादी में। कितने लोग मिलकर तय करते हैं उसकी कैद। क्या मौत ही आज़ादी का एकमात्र रास्ता होती है? ये तो क्रूर अप्रोच है। हम क्यों नहीं साहस जुटाते? मैं कपकपा गई। अनगिन स्त्रियों के चेहरे तैरने लगे। कई आवाज़ें आने लगीं। नहीं यार, कैसे छोड़ दो इस आदमी को? बाहर में 100 कमीनों को झेलने से अच्छा है घर में एक को झेलना। अरे यार, अब तो वैसा ही है, क्या करें, कहाँ जाएं? सारे रास्ते तो बंद हैं। अब उम्र भी नहीं रही। उसे तो किसी भी उम्र में लड़कियां मिल जाएंगी। हमारा क्या होगा? बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? बच्चों को उनकी ज़रूरत है। मैं नौकरी भी तो नहीं करती। ये जीवन तो गया, जाने दो, काट लेंगे। मैं उसके दायरे में रहकर तलाश रही हूँ अपना लक्ष्य। मेरा नियंत्रण उनके हाथ में। पूछना पड़ेगा जी, नहीं तो घर में तांडव हो जाएगा। आवाज़ों का कोलाज, उनका कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। मैं उठकर बैठ गई। घर के दरवाजे सलाखों में तब्दील हो गए थे। डिलाइला कुछ कह रही थी। यूँ नो चैताली, शाइस्ता किसके चक्कर में है? वहाँ भी धोखा खाएगी, मरेगी। ही इज़ माई फादर इन लॉ। वे लोग बॉस्को में रहते हैं। मैं अपनी सास को बहुत प्यार और सम्मान करती हूँ। वो अक्सर बीमार रहती है, चल फिर नहीं सकती। अब समझी वो बीमार क्यों रहती हैं। ओह, मेरे पति से तलाक के बावजूद मैं उनके पास आती जाती रहती हूँ बिकॉज शी इज़ अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड हमेशा मेरे पक्ष में लड़ी। लेकिन मेरे ससुर और पति ने अब तक मुझे अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। झबरू उधर से भौंकता हुआ आया और डिलाइला के पैरों के पास आकर कूं कूं करने लगा। मैं घबराई हुई उठी, कमरे की खिड़की के पास गई, पर्दा हटाया। समंदर की नमी हवा में थी। नारियल के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। एक फल टूटकर नीचे धप से गिरा। मैंने अपनी दोनों बाजुओं में ताकत जुटाई और भड़ाम से खिड़की के जंग खाए दोनों पल्ले खोल दिए। नींद पूरी तरह जा चुकी थी। ऐसा लगा मानो सदियों के बाद जागी हूँ। मत खोल, तेज हवा है, सब उधिया जाएगा, रेत भर जाएगी अंदर। डिलाइला चीखती हुई मेरे पास आई। उसने खिड़की के पल्लों की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं उससे लिपट गई। ये सिर्फ झबरू बता सकता है कि हवा का शोर तेज था या दो स्त्रियों का रुदन। अभी आप सुन रहे थे गीताश्री जी की लिखी हुई कहानी एक रात जिंदगी। कल फिर मिलेंगे इसी तरह किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।